नमस्ते। इनसाइट भारत में स्वागत है। भारत की पहचान और विविधता पर गहरी चर्चा। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य अगर हम एरिया की बात करें, और दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला। देश का फाइनेंशियल पावर हाउस भी है और साथ ही अपनी जड़ों और संस्कृति से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। महाराष्ट्र सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये इतिहास, संस्कृति और इकोनॉमिक पावर का एक, आप कह सकते हैं, दिलचस्प संगम है। हम्म। एंशिएंट काल से लेकर आज के मॉडर्न जमाने तक इसकी कहानी में कई परतें हैं और आज हम उन्हीं में से कुछ को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। इतिहास कहानी तो बहुत पुरानी है, स्टोन एज तक जाती है ना? हाँ बिल्कुल, पाषाण युग के अवशेष मिले हैं यहाँ। और उसके बाद फिर कई पावरफुल डायनेस्टीज आईं, सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट। इन सब ने अपनी अपनी छाप छोड़ी। राष्ट्रकूट तो काफी शक्तिशाली थे, उनका प्रभाव काफी दूर तक था। कोई यादव आए, हाँ। देवगिरी जिनकी राजधानी थी, और फिर 14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत का प्रभाव यहाँ बढ़ने लगा, जिसके बाद बहमनी सल्तनत और फिर डेक्कन सल्तनतों का दौर आया, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा वगैरह। लेकिन महाराष्ट्र के इतिहास का शायद सबसे महत्वपूर्ण मोड़ वो तो 17वीं सदी में आया, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उनकी मिलिट्री टैक्टिक्स आप देखिए, गनिमी कावा या छापामार युद्ध, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जैसे अष्टप्रधान मंडल का गठन और हिंदवी स्वराज्य का विजन, मतलब एक स्वतंत्र स्वशासित राज्य का सपना, ये उस जमाने के हिसाब से कमाल का था। हाँ, उन्होंने मुगल शासन को सीधी चुनौती दी और मराठों को एक प्रमुख रीजनल पावर के रूप में स्थापित किया। और उनके बाद पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का तो जबरदस्त एक्सपेंशन हुआ है ना? हाँ, 18वीं सदी में मराठा इन्फ्लुएंस अपने चरम पर था। वो कहावत है ना, अटक से कटक तक। अटक से कटक तक मतलब उत्तर पश्चिम में अटक, जो अब पाकिस्तान में है, से लेकर पूर्व में टटक, उड़ीसा तक। जी। गुजरात, मालवा, राजपूताना सब इनके प्रभाव में आ गए थे। लेकिन फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 1761 में। हाँ, वो एक बड़ा सेटबैक था। अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ उस लड़ाई में मराठों को भारी नुकसान हुआ। इससे उनका उत्तर भारत में एक्सपेंशन रुका और थोड़ी अंदरूनी फूट भी पड़ी। और इसी दौर में फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव भी बढ़ने लगा। जी। फिर एंग्लो मराठा युद्ध हुए। पहला युद्ध तो मराठे जीते, काफी बहादुरी से लड़े, लेकिन दूसरे और तीसरे युद्ध में हार के बाद मराठा शक्ति काफी कम हो गई और धीरे धीरे ब्रिटिश डोमिनेंस स्थापित हो गया। और फिर आजादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन हुआ भाषाई आधार पर। हाँ, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन चला, काफी लंबा संघर्ष था वो, और आखिरकार 1 मई 1960 को वर्तमान महाराष्ट्र राज्य बना, मुंबई राजधानी के साथ। और इसी दिन को हम महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल। चलिए, इतिहास के इस मजबूत बुनियाद पर अब देखते हैं महाराष्ट्र की भौगोलिक विविधता। पश्चिम में तो एक लंबा समुद्र तट है। हाँ, करीब 720 किलोमीटर लंबा अरब सागर का किनारा है। कोंकण तट कहते हैं इसे। और पड़ोसी राज्यों की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा हैं। और टोपोग्राफी भी काफी अलग-अलग है। एक तरफ ये कोंकण का हरा भरा कोस्टल स्ट्रिप। हाँ, नारियल के पेड़, आम के बाग, सुपारी, चावल की खेती और खूबसूरत बीचेस वाला इलाका है ये। बारिश भी खूब होती है यहाँ। फिर आते हैं वेस्टर्न घाट्स, यानी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। ये तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। बिल्कुल, अपनी जबरदस्त बायोडायवर्सिटी के लिए जानी जाती है ये श्रृंखला। कई नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, भीमा यहीं से निकलती हैं। मॉनसून में यहाँ का नज़ारा तो बस देखते ही बनता है। हरियाली और झरने, कई किले भी इन्हीं पहाड़ियों पर बने हैं। और सह्याद्री के पूर्व में फैला है विशाल डेक्कन पठार। ये राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है शायद। हाँ बिल्कुल, ये पठारी इलाका है और यहाँ की काली मिट्टी, जिसे रेगोर या ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं, कपास और ज्वार, बाजरा जैसी फसलों के लिए बहुत उपजाऊ है। सही कहा। और फिर एकदम पूरब में है विदर्भ क्षेत्र। विदर्भ, हाँ, यहाँ जंगल ज्यादा हैं और काफी मिनरल डिपॉजिट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कोयला, मैंगनीज, लौह अयस्क। नागपुर इसी क्षेत्र में आता है। नदियां भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपने बताया गोदावरी, कृष्णा, तापी, भीमा, ये सब जीवन रेखाएं हैं। बिल्कुल, सिंचाई और पीने के पानी के लिए ये क्रूशियल हैं। महाराष्ट्र की कृषि और उद्योग इन्हीं पर निर्भर करते हैं। लेकिन पानी की कमी की चुनौती भी तो है, खासकर मराठावाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में ये सुनने में आता है। हाँ, ये एक
एक बड़ी और गंभीर समस्या है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है। कोंकण और घाटों पर तो बहुत भारी बारिश होती है, लेकिन पठारी इलाकों में, खासकर जो रेन शैडो रीजन में आते हैं, वहां पानी की कमी रहती है। इससे अक्सर सूखा पड़ता है और खेती पर बहुत बुरा असर होता है। किसानों को बहुत मुश्किल होती है। क्लाइमेट की बात करें तो मोटे तौर पे 3 मौसम है। हाँ, 3 मुख्य मौसम। गर्मी, जो मार्च से मई तक रहती है और काफी तेज होती है। फिर मॉनसून, जून से सितंबर तक, जिसमें ज्यादातर बारिश होती है। और सर्दी, नवंबर से फरवरी, जो काफी सुहावनी होती है। चलिए, अब यहाँ के लोगों और उनकी संस्कृति की बात करते हैं। आबादी के लिहाज से ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। हाँ, 2011 सेंसस के अनुसार 11 करोड़ से ज्यादा लोग थे। अब तो और बढ़ गए होंगे। और अर्बनाइजेशन रेट भी काफी हाई है, करीब 45%। मतलब काफी लोग शहरों में रहते हैं। हाँ, देश में सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड राज्यों में से एक है। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक जैसे बड़े शहर हैं। और लिटरेसी रेट भी अच्छा है, नेशनल एवरेज से बेहतर, लगभग 83%। और यहाँ की मुख्य भाषा मराठी है। मराठी ये राज्य की आधिकारिक भाषा भी है और लगभग 70% लोग इसे बोलते हैं। ये एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है और देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। इसकी अपनी एक बहुत समृद्ध साहित्यिक परंपरा है, जो 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, नामदेव जैसे महान संत कवियों ने इसमें अभूतपूर्व योगदान दिया है। पर महाराष्ट्र सिर्फ मराठी भाषियों का ही घर नहीं है। मुंबई को ही देख लें अगर, अरे हाँ, वहाँ तो हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मतलब कितनी सारी भाषाएं सुनने को मिलती हैं। एक असली लिंग्विस्टिक मेल्टिंग पॉट है वो। बिल्कुल। मुंबई तो है ही, पर पूरे महाराष्ट्र में आपको ये विविधता मिलेगी। ये विविधता धर्मों में भी दिखती है। हिंदुइज्म प्रमुख धर्म है, लगभग 80% आबादी, लेकिन इस्लाम का भी महत्वपूर्ण स्थान है, करीब 11%। और बुद्धिज्म, जी उसका यहाँ एक खास महत्व है ना? हाँ, बिल्कुल। महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म की एक नई पहचान बने, खासकर डॉक्टर BR अम्बेडकर के 1956 में नागपुर में हुए ऐतिहासिक धर्मांतरण के बाद। उस घटना ने दलित समुदाय को एक नई दिशा दी और बौद्ध धर्म का एक तरह से पुनरुत्थान हुआ। आज लगभग 6% आबादी बौद्ध है। अच्छा। इनके अलावा जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म यानी पारसी समुदाय भी यहाँ सदियों से शांति से रह रहे हैं। और समाज में भी कई समुदाय हैं, मराठा, कुंभी, ब्राह्मण, दलित समुदाय, मुस्लिम। हाँ, और कई आदिवासी समुदाय भी हैं, जैसे वारली, गोंड, भील, कोकना, जिनकी अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान, भाषाएं और परंपराएं हैं। और ये सारे विविधता फिर त्योहारों में खुलकर सामने आती होगी। बिल्कुल। महाराष्ट्र रंगों और उत्साह से भरा राज्य है जब त्योहारों की बात आती है। गणेश चतुर्थी तो शायद सबसे बड़ा त्योहार है वहाँ का। मुंबई और पुणे में जो 10 दिन की धूम होती है, कमाल। अरे हाँ, वो तो देखने लायक होता है। बड़े बड़े पंडाल, विशाल और कलात्मक मूर्तियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और फिर वो विसर्जन प्रोसेशंस। पूरा शहर जैसे थमसा जाता है। ये सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं रह गया, ये एक बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव बन गया है जो लोगों को जोड़ता है। लोकमान्य तिलक ने इसे सार्वजनिक रूप दिया था स्वतंत्रता आंदोलन के समय। अच्छा, ये दिलचस्प है। और कौन कौन से मुख्य त्योहार हैं? फिर दिवाली तो है ही पूरे देश की तरह। गुड़ी पड़वा खास है, ये मराठी नया साल होता है। उस दिन घरों के बाहर एक गुड़ी खड़ी की जाती है, बांस के डंडी पर रेशमी कपड़ा, नीम के पत्ते, आम के पत्ते और शक्कर के हार लगाकर। ये विजय और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। फिर पोला, ये किसानों का त्योहार है, जिसमें वो अपने बैलों की पूजा करते हैं, उन्हें सजाते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ये अच्छा है। नारली पूर्णिमा है, खासकर कोंकण के मछुआरा समुदाय का त्योहार। मॉनसून के बाद समुद्र शांत होने पर वो समुद्र देवता की पूजा करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं और फिर मछली पकड़ने के नए सीजन की शुरुआत करते हैं। और शिवाजी जयंती? शिवाजी जयंती बड़े गर्व और जोश से मनाई जाती है। और जन्माष्टमी पर दही हांडी का उत्सव भी बहुत लोकप्रिय है, खासकर मुंबई और ठाणे में। ऊंची ऊंची हांडियां फोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोलियां पिरामिड बनाती हैं। वाह। कलाओं की बात करें तो मुझे व्यक्तिगत रूप से वर्ली पेंटिंग बहुत पसंद है। हाँ, वारली पेंटिंग कितनी अनोखी है। वो कितने सिंपल ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग। बिल्कुल। और उसी से रोजमर्रा की जिंदगी, प्रकृति, शादी ब्याह, त्योहार सब कुछ दर्शा देते हैं। उनकी सादगी में एक गहराई है। सही कहा। ये ज्यादातर पालघर जिले के वारली आदिवासी बनाते हैं। और सोचिए पैठानी साड़ी की बुनाई के बारे में। पैठनी साड़ी,
हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। पैटर्न शहर की पारंपरिक हैंडलूम टेक्निक है। शुद्ध रेशम और असली सोने या चांदी के धागों यानी जरी का काम होता है इसमें। मोर, तोता, कमल जैसे सुंदर मोटिव्स इसकी पहचान है। ये सिर्फ एक साड़ी नहीं, एक कलाकृति है जिसे संभाल कर रखा जाता है, पीढ़ियों तक चलती है। और लोक कलाओं का क्या कहना? तमाशा है। हाँ, तमाशा ये एक तरह का लोक थिएटर है जिसमें संगीत, नृत्य और संवाद होते हैं। अक्सर इसमें सामाजिक मुद्दों पर कटाक्ष या व्यंग भी होता है। बहुत जीवंत होता है ये। और लावणी, वो भी तो महाराष्ट्र की पहचान है। लावणी, बिल्कुल। कितनी एनर्जेटिक लोक नृत्य और संगीत शैली है ये। ढोलकी की तेज थाप पर किया जाने वाला ये नृत्य जोश और श्रृंगार रस से भरा होता है। पारंपरिक रूप से महिला कलाकार ही से प्रस्तुत करती हैं। फिर पोवाड़ा है जिसमें वीर गाथाएं गाई जाती हैं, खासकर मराठा योद्धाओं की वीरता की कहानियां। जोश भरने वाला गायन होता है ये। और कोली नृत्य, वो मछुआरा समुदाय का है। हाँ, कोली नृत्य महाराष्ट्र के मछुआरा समुदाय का पारंपरिक नृत्य है। इसमें पुरुष और महिलाएं अलग-अलग पंक्तियों में हाथ डालकर नाचते हैं। उनके हाव भाव समुद्र की लहरों और नाव चलाने के अंदाज की नकल करते हैं। ये बहुत जीवंत और सामूहिक भावना वाला नृत्य है। संगीत की बात करें तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हाँ, कई बड़े घराने और दिग्गज गायक गायिकाएं यहाँ से हुए हैं। ग्वालियर घराने का प्रभाव रहा है, किराना घराना, जयपुर अतरौली घराना, पंडित भीमसेन जोशी, किशोरी आमोनकर जैसे नाम। और लोक संगीत? लोक संगीत भी उतना ही समृद्ध है। अभंग हैं जो संत कवियों की भक्ति रचनाएं हैं, खासकर वारकरी संप्रदाय में पंढरपुर जाते समय गाई जाती हैं। भावगीत हैं जो थोड़े काव्यात्मक और भावनात्मक गीत होते हैं। नाट्य संगीत, जो मराठी थिएटर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें संगीत के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। और फिर गोंधड़, भारूड, कोड़ी गीत जैसे कई क्षेत्रीय लोक संगीत के रूप भी हैं। वाह! और अब आते हैं खाने पर। महाराष्ट्र का नाम सुनते ही मेरे तो मुंह में पानी आ जाता है। वड़ा पाव, पाव भाजी, मिसल पाव। हाँ, ये तो मुंबई का मशहूर स्ट्रीट फूड है और अब तो पूरे देश में मिलता है। लेकिन महाराष्ट्र का खाना इससे कहीं ज्यादा डाइवर्स है। अच्छा, हर रीजन का अपने अलग-अलग स्वाद है क्या? बिल्कुल। कोंकण में जाइए तो ताज़ा सी फूड मिलेगा। नारियल, कोकम और मसालों के इस्तेमाल वाली फिश करी, प्रॉन करी, कुंभाड़ी वड़े, जो चिकन करी और चावल के आटे की पूड़ी होती है। और खाने के बाद ठंडा ठंडा ताजगी देने वाला सोलकड़ी पीना तो बनता है। सोलकड़ी, हाँ, वो कोकम और नारियल के दूध से बनती है ना? हाँ, वही। पाचन के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर विदर्भ में खाना ज्यादा तीखा और मसालेदार होता है। वहाँ के सावजी मसाले बहुत मशहूर हैं जो नॉनवेज डिशेस में इस्तेमाल होते हैं। खानदेश में वांग्याचं भरीत यानी बैगन का पुरता खास है और शेव भाजी भी लोकप्रिय है। पुणे और आसपास के इलाके में पारंपरिक थाली मिलेगी जिसमें पिठला भाकरी, बेसन की सब्जी और ज्वार बाजरे की रोटी, भरली वांगे, भरवा बैगन, आमटी, खट्टी मीठी दाल, मटकीची उसड़ वगैरह होता है। और मिठाइयों में? मिठाइयों में पुरणपोली सबसे खास है, जो चने की दाल और गुड़ की स्टफिंग वाली मीठी रोटी होती है, घी के साथ खाई जाती है। गणेश चतुर्थी पर बनने वाले मोदक, जो चावल के आटे या गेहूं के आटे से बनते हैं और अंदर नारियल गुड़ की स्टफिंग होती है। मोदक तो गणपति बप्पा के पसंदीदा है। हाँ, और फिर दही से बनने वाला श्रीखंड है, आमरस है गर्मियों में। खाने में मूंगफली, नारियल, तिल, कोकम, इमली का खूब इस्तेमाल होता है, जो इसे एक अलग खास स्वाद देता है। संस्कृति और इतिहास के साथ साथ अब महाराष्ट्र की आर्थिक ताकत की बात करते हैं। ये भारत का सबसे अमीर राज्य कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। भारत की इकॉनमी में इसका योगदान सबसे ज्यादा है। देश की जीडीपी में लगभग 14-15% का हिस्सा महाराष्ट्र से आता है। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट $400 बिलियन से भी ज्यादा है। अगर ये एक अलग देश होता तो दुनिया की टॉप 40 इकोनॉमीज में आराम से आ जाता। बाप रे! और सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई भी यहीं आता है। इसकी एक बड़ी वजह तो मुंबई है, जो देश की फाइनेंशियल कैपिटल है। निश्चित रूप से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय, ज्यादातर बड़े बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर्स सब मुंबई में हैं। पर अब सिर्फ मुंबई नहीं, पुणे भी एक बड़ा इकोनॉमिक हब बन गया है। हाँ, पुणे पिछले कुछ दशकों में बहुत तेजी से उभरा है। एक बड़ा आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज का हब बन गया है। साथ ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी एक प्रमुख केंद्र है। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। यहाँ बहुत अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं।
औरंगाबाद, नासिक, नागपुर, ये शहर भी इंडस्ट्रियल सेंटर्स के तौर पर महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल, औरंगाबाद में ऑटो और फार्मा इंडस्ट्री है, नासिक में इंजीनियरिंग और आप वाइन इंडस्ट्री। नागपुर मध्य भारत का एक लॉजिस्टिक्स हब बन रहा है। की इंडस्ट्रीज की बात करें तो टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, आईटी और फूड प्रोसेसिंग शामिल हैं। शुगर प्रोडक्शन में भी महाराष्ट्र का नाम है। हाँ, चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र देश के अग्रणी राज्यों में से है और यहाँ कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी सहकारी आंदोलन की भूमिका बहुत अहम रही है, खासकर चीनी मिलों में। हाँ, सहकारी आंदोलन, इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने में काफी मदद की है ना, किसानों को जोड़ने में। बिल्कुल, विठलराव विखे पाटिल जैसे लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। इसने किसानों को कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर दी, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने में मदद की। दूध उत्पादन जैसे अमूल की तर्ज पर महानंद और बैंकिंग में भी सहकारी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये महाराष्ट्र के डेवलपमेंट मॉडल का एक खास पहलू है। हाँ, हालांकि इसमें भी अपनी चुनौतियां रही हैं, जैसे मिसमैनेजमेंट और राजनीति का दखल, लेकिन इसने लाखों किसानों की जिंदगी पर एक पॉजिटिव असर डाला है, इसमें कोई शक नहीं। एग्रीकल्चर अभी भी महत्वपूर्ण है, लगभग आधी आबादी या वर्कफोर्स इसी में लगी हुई है। मुख्य फसलें कौन सी हैं? शुगर केन यानी गन्ना, कॉटन यानी कपास, दालें, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये प्रमुख फसलें हैं। फलों में भी महाराष्ट्र काफी आगे है। अंगूर, अनार, केला, आम, संतरा और प्याज का उत्पादन बहुत होता है। हाँ, नासिक तो अंगूर और प्याज के लिए मशहूर है ही, और अब तो वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बन गया है। हाँ, 16 वाइनयार्ड्स और भी कई वाइनयार्ड्स है वहाँ। वाइन टूरिज्म भी बढ़ रहा होगा। जी, बढ़ रहा है, लेकिन जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों में पानी की कमी और बार-बार पड़ने वाला सूखा किसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। हाँ, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस और किसानों की आत्महत्या की खबरें भी इन इलाकों से आती हैं। ये गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल, ये एक बहुत जटिल समस्या है जिसके आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलू हैं। सरकारें कोशिशें कर रही हैं, जल संरक्षण योजनाएं चल रही हैं, लेकिन चुनौती बड़ी है। विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी है और उसमें महाराष्ट्र काफी आगे दिखता है। हाँ, सड़कों का जाल काफी अच्छा है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे तो एक बेंचमार्क था ही। अब नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग जैसे और भी बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। रेलवे नेटवर्क बहुत डेंस है, खासकर मुंबई का सबर्बन रेल सिस्टम, जिसे लोकल ट्रेन कहते हैं, वो तो शहर की लाइफलाइन है। शायद दुनिया के सबसे बिजी नेटवर्क्स में से एक है। रोज लाखों लोग इससे सफर करते हैं। हाँ, मुंबई लोकल की भीड़ तो मशहूर है। बिल्कुल, कई एयरपोर्ट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू, और नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी JNPT, ये देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, जो भारत के विदेशी व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एनर्जी सेक्टर में क्या स्थिति है? एनर्जी में डाइवर्सिफिकेशन है, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, हाइड्रो पावर भी है, कोयना जैसे डैम से। तारापुर में भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और अब रिन्यूएबल्स पर भी काफी जोर है, खासकर सोलर और विंड पावर में काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इतने बड़े और विविध राज्य में घूमने फिरने की जगहें भी यकीनन बहुत होंगी। पर्यटन के लिहाज से क्या खास है? अरे हाँ, बहुत कुछ है। कुछ प्रमुख शहरों की बात करें तो मुंबई तो है ही, फाइनेंशियल कैपिटल, सपनों का शहर, बॉलीवुड का घर, गेटवे ऑफ इंडिया, मलीन ड्राइव, CST स्टेशन जो यूनेस्को साइट है, हाजी अली दरगाह, सिद्धिविनायक टेम्पल, एलिफेंटा केव्स, लिस्ट लंबी है। पुणे, जिसे कल्चरल कैपिटल भी कहते हैं। हाँ, पुणे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी है अपने शिक्षण संस्थानों के लिए। ऐतिहासिक स्थल हैं जैसे शनिवार वाड़ा, आगा खान पैलेस, और IT और ऑटो हब तो है ही। मौसम भी अच्छा रहता है। नागपुर विंटर कैपिटल है, ऑरेंज सिटी कहते हैं, संतरों के लिए मशहूर है। यहाँ दीक्षा भूमि है जहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था, जो एक महत्वपूर्ण स्थल है। ये भारत के भौगोलिक केंद्र के काफी पास है। औरंगाबाद, अजंता एलोरा का गेटवे। हाँ, औरंगाबाद से ही अजंता और एलोरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं पास हैं। और शहर में बीबी का मकबरा है, जिसे ताज ऑफ द डेक्कन भी कहते हैं, मुगल बादशाह औरंगजेब की पत्नी की कब्र। पास में ही दौलताबाद का किला भी है। नासिक का जिक्र हमने वाइन कैपिटल के तौर पे किया, पर यह एक तीर्थ नगरी भी है। बिल्कुल, गोदावरी नदी के किनारे बसा है। हर 12 साल में यहाँ सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर यहीं पास में है। और राम कुंड भी है, जहां माना जाता है भगवान राम वनवास के दौरान रुके थे। और कोल्हापुर प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर के लिए जाना जाता है, जो शक्तिपीठों में से एक है। इसका अपना ऐतिहासिक महत्व भी है, शिवाजी महाराज के समय से जुड़ा है। और हाँ, कोल्हापुरी साज यानी गहने, कोल्हापुरी चप्पलें और मसालेदार खाना, खासकर तांबड़ा रसा और पांडरा रसा, इसके लिए भी मशहूर है। शहरों के अलावा
प्राकृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कौन से हैं? अजंता एलोरा का तो नाम ही काफी है। वो तो विश्व धरोहर है ही। उनकी कलाकारी और वास्तुकला अद्भुत है। इसके अलावा कोंकण के बीचेस बहुत सुंदर हैं। अलीबाग, मुरुंड, गणपतिपुले, तारकरली। तारकरली में तो अब स्कूबा डाइविंग और वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं। और हिल स्टेशंस गर्मी से बचने के लिए? हाँ, सह्याद्री में कई हिल स्टेशंस हैं। महाबलेश्वर और पंचगनी स्ट्रॉबेरी और सुंदर नज़ारों के लिए मशहूर हैं। लोनावाला खंडाला मुंबई पुणे के बीच पड़ते हैं, वीकेंड के लिए लोकप्रिय हैं। माथेरान एक अनोखा हिल स्टेशन है, एशिया का एकमात्र जहां गाड़ियों का प्रवेश वर्जित है। वहां टॉय ट्रेन से या घोड़े पर जाना पड़ता है। वाह, ये तो दिलचस्प है। और वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है, चंद्रपुर जिले में। बाघ देखने के लिए भारत की बेहतरीन जगहों में से एक माना जाता है। इसके अलावा पेंच, नवेगांव नागजीरा जैसे और भी नेशनल पार्क और सेंचुरीज हैं। और तीर्थ स्थल शिरडी का नाम तो बहुत सुना है। हाँ, शिरडी साईं बाबा के मंदिर के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। शेगांव में गजानन महाराज का समाधि स्थल है। पंढरपुर में विठोबा रुक्मणी का मंदिर है, जो वारकरी संप्रदाय का सबसे बड़ा तीर्थ है। इनके अलावा भी कई महत्वपूर्ण मंदिर और दरगाहें हैं। और महाराष्ट्र की एक और खास पहचान है यहाँ के किले। इनकी संख्या तो बहुत ज्यादा बताई जाती है। हाँ, सैकड़ों किले हैं महाराष्ट्र में, खासकर सह्याद्री की पहाड़ियों पर। ये किले सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये मराठा इतिहास, उनके शौर्य, उनकी रणनीति और छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत के जीते जागते प्रतीक हैं। उनकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन और आर्किटेक्चर भी देखने लायक होता होगा। बिल्कुल, कई किले तो बहुत दुर्गम पहाड़ियों पर बने हैं। कुछ प्रमुख किलों का जिक्र करें तो हाँ जरूर। रायगढ़ किला, जो शिवाजी महाराज की राजधानी था, सुना है बहुत भव्य है। रायगढ़, बिल्कुल, सह्याद्री की ऊंची चोटी पर बना ये किला मराठा साम्राज्य की शक्ति और शान का प्रतीक है। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक यहीं हुआ था और उनकी समाधि भी यहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए रोपवे भी है अब। फिर प्रतापगढ़ किला महाबलेश्वर के पास। हाँ, प्रतापगढ़ का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यहीं शिवाजी महाराज और अफजल खान की वो प्रसिद्ध मुलाकात और लड़ाई हुई थी। शिवनेरी किला, जहां शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। जी, पुणे जिले में जुन्नर के पास है शिवनेरी किला। ये अपनी बनावट और 7 दरवाजों के लिए जाना जाता है। यहाँ शिवाजी महाराज का बचपन बीता। और सिंहगढ़ किला पुणे के पास, इससे तानाजी मालुसरे की कहानी जुड़ी है। हाँ, सिंहगढ़, जिसका पुराना नाम कोंढाणा था। तानाजी मालुसरे ने इसे जीतने के लिए अपनी जान दे दी थी और शिवाजी महाराज ने कहा था, गढ़ आला पण सिंह गेला। किला तो आया पर शेर चला गया। ये ट्रैकिंग के लिए भी बहुत लोकप्रिय है। लोहागढ़ और विसापुर किले भी हैं लोनावला के पास। हाँ, लोहागढ़ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है और ये भी ट्रैकर्स के बीच काफी लोकप्रिय है। समुद्र के किलों की बात करें तो मुरुड जंजीरा किला है रायगढ़ जिले में। समुद्र के बीच बना एक अजेय किला। कहते हैं इसे सिद्दीकी शासकों से कोई जीत नहीं पाया। अच्छा। और पन्हाला किला है कोल्हापुर के पास। ये महाराष्ट्र के सबसे बड़े किलों में से एक है और इसका भी अपना ऐतिहासिक महत्व है। शिवाजी महाराज यहाँ काफी समय रहे थे। ये किले महाराष्ट्र के लैंडस्केप और उसके गौरवशाली इतिहास का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल। अब बात करते हैं उन महान हस्तियों की जो महाराष्ट्र ने देश को दी हैं। लिस्ट तो बहुत लंबी होगी। हाँ, अनगिनत नाम हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना अमूल्य योगदान दिया है। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारकों की बात करें तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का नाम सबसे पहले आता है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, हमारे संविधान निर्माता। डॉक्टर अम्बेडकर न सिर्फ संविधान निर्माता थे, बल्कि वो दलितों, शोषितों और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाले एक महान समाज सुधारक भी थे। महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने जाति विरोधी संघर्ष और महिला शिक्षा की नींव रखी, खासकर लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलकर एक क्रांति ला दी। गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बिल्कुल, और भी कई नाम हैं जैसे वीर सावरकर, सेनापति बापट, SM जोशी। कला, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में देखें तो संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव जैसे महान संत कवियों की वाणी आज भी गूंजती है। आधुनिक साहित्य में पुल देशपांडे, महाराष्ट्र के सबसे प्यारे और बहुमुखी प्रतिभा के धनी लेखक, संगीतकार, अभिनेता। वीवा शिरवाडकर, कुसुमाग्रज। हाँ, और संगीत में तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी, जिनका योगदान अतुल्य है। पंडित भीमसेन जोशी। और भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के भी तो यहीं से थे। जी हाँ, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर के थे वो। उन्होंने ही भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी।
विज्ञान और उद्योग में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक। हाँ, और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा और जेआरडी टाटा, जिन्होंने भारत के औद्योगिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धीरूभाई अंबानी भी मूल रूप से गुजरात के थे, पर उनका कर्म क्षेत्र मुंबई रहा। और खेल में क्रिकेट की बात करें तो सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान, सुनील गावस्कर, लिटिल मास्टर। इनके अलावा भी कई खिलाड़ी हैं, जैसे दिलीप वेंगसरकर, विजय हजारे, पॉली उमरीगर। लिस्ट वाकई बहुत लंबी है। ये दिखाता है कि महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन कितना मल्टीफैसेटेड रहा है हर क्षेत्र में। बिल्कुल। महाराष्ट्र की विरासत सिर्फ आर्थिक शक्ति या राजनीतिक इतिहास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सुधार, प्रगतिशील विचार, कला, साहित्य, विज्ञान, उद्योग, हर क्षेत्र में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इसने आधुनिक भारत के निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निभा रहा है। आज हमने महाराष्ट्र के कई आयामों को छुआ, उसका गौरवशाली इतिहास, विविध भूगोल और संस्कृति, मजबूत अर्थव्यवस्था, ऐतिहासिक किले और महान लोग। ये वाकई में एक लघु भारत जैसा लगता है। हाँ, और शायद अंत में एक विचारणीय बिंदु छोड़ सकते हैं हम। महाराष्ट्र की एक और बहुत ही अनोखी और गहरी पहचान है वारकरी परंपरा। वारकरी परंपरा, हाँ, पंढरपुर की यात्रा के बारे में सुना है? हाँ, हर साल आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी पर लाखों लोग, जिन्हें वारकरी कहते हैं, किसान, मजदूर, व्यापारी, पढ़े लिखे, हर जाति और वर्ग के लोग अपने अपने गांवों से पैदल चलकर, हाथों में पताका और वीणा ताल लेकर, विठोबा के अभंग गाते हुए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके पंढरपुर पहुंचते हैं। लाखों लोग पैदल? हाँ, लाखों लोग। ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये आस्था, भक्ति, समुदाय, अनुशासन और सामाजिक समानता का एक अद्भुत जीवंत प्रदर्शन है। इसमें कोई ऊंच नीच नहीं, सब एक साथ चलते हैं, एक साथ गाते हैं, एक साथ रहते हैं। कैसे ये परंपरा बिना किसी बड़े केंद्रीय संगठन या तामझाम के, सिर्फ आपसी सहयोग और श्रद्धा के बल पर सदियों से चली आ रही है और लोगों को जोड़े हुए। ये महाराष्ट्र की आत्मा का एक ऐसा पहलू है जिस पर और गहरा सोचा जा सकता है, जो शायद आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें कुछ सिखा सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। ठीक है, तो उम्मीद है आज की चर्चा पसंद आई होगी। ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।